नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सुहागन। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्षण भर में इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, प्रिया को पता न था। 2 घंटे पहले ही तो प्रवीण ने रात का खाना खाया था। फिर वह बिछावन पर ही पर्स और कागज कलम लेकर बैठ गया था। उसने प्रिया से कहा था कि वह और पूनू सो जाएं। उसे कुछ हिसाब लिखना है, उसके बाद ही वह सोएगा। प्रिया जब सवेरे सोकर उठी तो उसने प्रवीण को जगाना चाहा, पर यह क्या, उसका तो शरीर ठंडा पड़ चुका था। प्रवीण का लिखा हिसाब पर्स में अभी तक रखा हुआ था। कल ही तो वह अपनी तनख्वाह लेकर आया था। एक कागज में राशन का खर्च लिखा था और उसकी रकम अलग रखी हुई थी। दूसरे कागज में पूनू की स्कूल फीस व अन्य खर्चे दर्ज थे और उनके लिए रुपए अलग कर दिए थे। प्रवीण आखिरी प्लान बनाकर चला गया। उसने अपने खर्चों का, अपनी गाड़ी के पेट्रोल का और जेब खर्च का कोई हिसाब नहीं लिखा था। शायद उसे मालूम हो कि अब इसकी ज़रूरत नहीं। प्रिया ने प्रवीण का सूटकेस खोला। उसमें रखा सारा सामान ज्यों का त्यों पड़ा था। एक एक चीज को प्रवीण बड़े करीने से सजा कर रखता था। ऑफिस के कागजात रखने के लिए अलग ब्रीफकेस था। व्यक्तिगत चीज़ों का एक रजिस्टर था जिसमें वह खुद के और प्रिया के नाम, निवेश, शेयरों, डिवेंचरों, म्यूचुअल फंडों, जीवन बीमा पॉलिसियों और बैंकों में सावधि जमा के खाते आदि दर्ज करता था। दफ्तर से आते ही वह यह रजिस्टर लेकर बैठ जाता था। कई बार प्रिया उसके इस काम से ऊबकर फटकार भी दिया करती थी। प्रवीण बोलता, ये सब तो भविष्य के लिए है, मेरे लिए, तेरे लिए और इस छोटी पूनू के लिए। प्रवीण को प्लान करने की आदत थी। बड़ी प्लानिंग, छोटी प्लानिंग और रोजमर्रा की प्लानिंग, यानी प्लान करना ही उसकी जिंदगी थी। वह कहा भी करता था, प्रिया, बिना प्लानिंग की जिंदगी कुछ भी नहीं है। जितने दिन जियो अपने अनुसार जियो। यह जिंदगी बहुत छोटी होती है और कामों की श्रृंखला बहुत लंबी होती है। अपने सोचे हुए काम अगर पूरे नहीं हुए तो मन में मलाल रह जाता है। इसीलिए कामों को चुनना है। जितने जरूरी लगें उतने ही पूरा करने की कोशिश करो, बाकी छोड़ो। वे तुम्हारे नहीं है, वे बस मोह है। इस मोह को त्यागना है। सचमुच तुमने मोह त्याग दिया प्रवीण। अनायास प्रिया के मुख से निकला, तुमने प्लान किया मुझे अकेली छोड़ने का। ऐसा स्वार्थी तुम्हारा प्लान निकला। तुमने सिर्फ अपना प्लान किया। मेरी जिंदगी की भी प्लानिंग करके जाती। अपने पर्स को दफ्तर से आते ही प्रवीण इसी सूटकेस में रख दिया करता था। सूटकेस खोलते ही प्रिया को वह पर्स मिल गया। धीरे से प्रिया ने पर्स खोला। एक रंगीन पासपोर्ट साइज में प्रवीण का आइडेंटिटी कार्ड देखते ही उसकी आंखों से आंसू झलक आए। कहते हैं कि जीवन मरण प्रकृति के हाथ है, आदमी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। प्रिया सोचने लगी कि प्रकृति की यह कितनी बड़ी बेईमानी है। उसकी शादी हुए मात्र 5 साल ही तो बीते हैं। एक स्वयंवरा की तरह उसने प्रवीण के गले में वरमाला डाली थी। स्त्री पुरुष का संबंध क्या इतना क्षणिक होता है? अभी उसने जिंदगी देखी ही क्या है? क्यों प्रकृति ने उसका सुख चैन छीन लिया? उसका कसूर ही क्या है? इस जन्म में तो नहीं, तो क्या सचमुच कुछ जन्म और भी होते हैं, या किसी पूर्व जन्म का उसका किया कोई पाप है? लोग तो यही कहते हैं। प्रिया के मम्मी पापा ने उसे समझाया, बेटी, पाप धर्म कुछ भी नहीं है। कौन कहता है कि तुम्हें किसी पाप का फल मिला है? बेटी, इस दुनिया में किसी को फूल मिलते हैं तो किसी को कांटे। जिसके हिस्से कांटे आते हैं वह संघर्षशील बन जाता है। जीवन तो एक संघर्ष है, इसको सहज रूप में लेना चाहिए। जो होना था वह हो गया। हिम्मत से काम लो, उठो, अपने को सहज
सहज बनाऊं। कैसे सहज कर ली अपने को प्रिया? यह दुख क्या एक दिन का है जो सुबह होते ही दूर हो जाएगा, अथवा किसी दवा द्वारा छुटकारा मिल जाएगा? या वह से भी बड़ा कोई दुख होता है एक स्त्री के लिए? एक विधवा का क्या स्थान होता है इस समाज में, वह खूब जानती है। प्रिया को अच्छी तरह याद है, गांव में उसके दूर के एक रिश्ते की भाभी हुआ करती थी जो बाल विधवा थी। लोगों ने उनका सिर मुड़वा दिया था। एक सादा धोती पहना करती थी वे। अपने अंधेरे कमरे से गांव के मंदिर तक का ही था उनका संसार। शादी विवाह के शुभ अवसर पर उनकी उपस्थिति की मनाही थी। उनकी छाया तक से लोग दूर भागते थे। प्रिया भी अब एक विधवा है। पति के दाह संस्कार के दिन सास ने उसके हाथों की चूड़ियां तोड़कर पानी में फेंक दी थी। बिंदी और माथे का सिंदूर धुल गया। वह सुहागन नहीं रही। लोग उससे घृणा करेंगे। घर से और समाज से कटकर रह जाएगी वह। अब तो यही उसका हर्ष है। क्या वह इस स्थिति को स्वीकार कर ले? नहीं, यह एक बुज़दिली होगी। वह नए जमाने की लड़की है। वह दुनिया का सामना करेगी। वह गांव की निरीह भाभी नहीं बनेगी। जिंदगी में एक हादसा ही नहीं आता, और भी आ सकते हैं, पहले से भी बड़े। तो क्या वह जिंदगी इसी तरह हारती रहेगी? नहीं, कदापि नहीं। प्रिया ने पर्स को मोड़कर ज्यों का त्यों रख दिया। अनायास उसका हाथ सूटकेस की पॉकेट में चला गया। इस पॉकेट में प्रवीण द्वारा लाई लहठी एक प्रकार की चूड़ी रखी थी जो कुछ दिनों पहले वह प्रिया के लिए लाया था। लेकिन अब वह इन लहठियों का क्या करेगी? किसके लिए पहनेगी? अब कौन देखने वाला है इन्हें? जो चाव से लेकर आया था वही नहीं रहा। ये सब चीजें तो सुहागनों के लिए होती है ना। वह तो अब सुहागन भी नहीं रही। उसकी आंखों से फिर आंसू टपकने लगे। कुछ देर के लिए वह निष्क्रिय हो गई। घर का सामान आदि जब भी वह कभी देखने लगती है तो ऐसा ही होता है। घर में उलट पुलट करने की आदत उसकी पुरानी है। प्रवीण बार बार कहा करता था, यह क्या तुम घर की चीजों को उठा पटक में लगी रहती हो? क्या तुम्हें और कोई काम नहीं? क्यों नहीं तुम अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करती हो? मैं इस बार पटना जाकर तुम्हारे नए कोर्स की सारी किताबें ला देता हूँ। प्रवीण फिर पटना नहीं जा पाया और प्रिया की पढ़ाई अधूरी ही रह गई। वह एमए नहीं कर पाई। अब तो और भी कुछ करने का उसका मन नहीं करता। पूनू को स्कूल पहुँचाने का काम आया कर देती है। स्कूल का रिक्शा दोपहर में पूनू को घर पहुंचा जाता। पूनू स्कूल से आती है तो कुछ देर के लिए उसके साथ उसका मन बहल जाता। लेकिन पूनू के बार बार पूछने पर कि उसके पापा कब तक आएंगे, वह कुछ भी जवाब नहीं दे पाती। प्रवीण के मृत शरीर को जब शमशान घाट ले जाया जा रहा था तब पूनू सवाल कर बैठी थी, क्यों पापा को इस तरह लिए जा रहे हैं? उत्तर में प्रिया बोली थी, तुम्हारे पापा की तबीयत रात से ही खराब है ना, उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। जल्दी ही वे अच्छे होकर वापस आ जाएंगे। 1 महीना गुजर गया, लेकिन प्रिया पूनू के सवाल का जवाब नहीं दे पाई। पिछली शाम जब वह पूनू के साथ छत पर बैठी थी तब पूनू ने वही सवाल फिर किया था। अचानक प्रिया के मुख से निकल गया, वह देखो, सबसे बड़ा तारा जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वही तुम्हारे पापा हैं। जब तुम्हें पापा की याद आई तब तुम इसी तारे को देखकर उन्हें पुकारना। वे सपने में तुमसे मिलने जरूर आएंगी। इस तरह कितने दिन प्रिया पूनू को ढांढस देती रहेगी। कभी कभी वह सोचती कि इस पहाड़ से जिंदगी को कैसे जी सकेगी। अब इस जिंदगी में रखा ही क्या है? किस सुख के लिए वह जिएगी? क्यों न वह मर जाए, जहर खाकर अपनी जीवन लीला खत्म कर दे। यह 5 वर्ष की बेटी पूनू जो उसकी नजरों के सामने आ जाती है। नहीं तो उसी दिन जिस दिन प्रवीण का हादसा हुआ वह भी अपना अंत कर लेती।
समझ बार बार ठुकराएगा, धुतकारेगा। चल बेटी, यहाँ से अब चल। क्या करेगी यहाँ रहकर अब अकेली? प्रवीण की बीमा और भविष्य निधि आदि का सेटलमेंट तो घर से भी किया जा सकता है। वह मुझ पर छोड़ दे, मैं पटना से ही ये सब काम कर लूँगा। पापा ने उसे साथ ले जाने की जिद की थी। प्रिया ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया था। वह सोच रही थी कि कितने दिन माँ और पापा अपने साथ उसको रख पाएंगे। 5 बरस, 10 बरस, फिर उसके बाद घर में 2 छोटे भाई हैं। माना वे उसको बेहद प्यार करते हैं। भाइयों की शादियाँ होंगी। एक विधवा ननद को भाभियाँ क्या सहज रूप में स्वीकार कर लेंगी। उसको उन लोगों के भरोसे ही तो जीना पड़ेगा। गांव की विधवा भाभी की ही तरह वह भी जिएगी। माँ ने भी उसको बहुत समझाया था कि तुम्हारे पापा ठीक ही कहते हैं बेटी, उनकी बातें मान ले और घर चल। हम समझेंगे कि हमारी बेटी कुंवारी ही है, हम अपनी दुलारी बेटी को पाल लेंगे। माँ कहने को तो कह गई, लेकिन वे खुद इस बात को समझती है कि उनके कथन में जरा भी सच्चाई नहीं है। कोई भी माँ अपनी बेटी को जिंदगी भर नहीं पाल सकती। उसकी ममता, उसका प्यार, उसकी थोड़ी सी जिंदगी तक ही सीमित है। अपना भार बेटों या बहुओं पर नहीं थोपा जा सकता। प्रिया गांव वाली भाभी की तरह दूसरों की दया पर नहीं जीना चाहती थी। उसने माँ को 2 टूक जवाब दिया था, तुम पापा को समझा दो माँ कि वे मेरे लिए अधिक चिंता न करें। वे खुद ही कितने कमजोर हैं। इतनी सोच फिक्र करने से उनकी सेहत और भी खराब हो जाएगी। मैं अपना दुख सहन करना सीख लूंगी माँ। प्रिया का जवाब सुनकर माँ की आंखें छलछला उठी थी। फिर उन्होंने प्रिया से साथ चलने को नहीं कहा। प्रिया ने बिंदियों के पैकेट से एक छोटी सी बिंदी निकाली और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने माथे पर लगा ली। कुछ देर के लिए उसे लगा कि जैसे उसने कोई गुनाह किया हो। फिर उसने अपने मन को समझाया, वह गांव वाली भाभी की तरह कभी नहीं बनेगी। यह बिंदियां तो प्रवीण ने उसको बड़े प्यार से दी हैं। इन पर तो केवल उसी का अधिकार है। उसकी याद में वह इन्हें हमेशा अपने साथ रखेगी, चाहे लोग उसे कुछ भी कहें। ये कड़वे सच की तरह है जिन्हें वह प्रवीण के लिए जिंदगी भर संजो कर रखेगी। बिंदी वाले पैकेट को उसने फिर वापस रख दिया। अचानक उसकी नज़र प्रवीण की कंपनी के प्रबंध निदेशक द्वारा भेजे गए उस लिफाफे पर पड़ी जो एक दिन पहले ही उसे मिला था। लिफाफा खोलकर उसने पत्र निकाला और पढ़ने लगी। प्रबंध निदेशक ने लिखा था, प्रवीण के अस्मय निधन से कंपनी के हम सभी लोग दुख से स्तब्ध रह गए हैं। आप पर क्या गुजरती होगी इसे हम अच्छी तरह समझते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि प्रवीण की जगह लेकर आप कंपनी की सेवा में आ जाएं। आपका समय भी कट जाएगा और हमें खुशी होगी कि हम अपने पूर्व कर्मचारी के परिवार के लिए कुछ कर सके। प्रिया कुछ क्षण सोचती रही और फिर उसने फैसला ले लिया कि वह नौकरी जरूर ज्वाइन करेगी। बिना देर किए उसने सूटकेस से साड़ी निकाली और ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर खड़ी हो गई। साउथ सिल्क की साड़ी में वह खूबसूरत दिख रही थी। जैसे ही उसने माथे पर बिंदी लगाई, उसे लगा जैसे गहरे अंधेरे के बाद उजाला हो गया हो। प्रवीण का दफ्तर वाला बैग उसने अपने हाथ में उठाया और माँ को कहा, माँ, पापा से कह देना मैं उनके साथ नहीं जा सकती। मैंने अपना रास्ता चुन लिया है। मैं प्रवीण की कंपनी ज्वाइन कर रही हूँ। माँ प्रिया को एकटक देखती रही। उसके माथे की बिंदी और चेहरे के तेज भाव को प्रिया का वह एक दूसरा ही रूप था, जिसे देखकर माँ के मन में कुतूहल के साथ एक अज्ञात भय पैदा हो गया। पता नहीं यह लड़की क्या करेगी, घर बाहर किस प्रकार रहना चाहिए इसे मालूम नहीं।
कुदरत ने उससे शानो शौकत, खान पान, रहन सहन और सामान्य ढंग से जीने का हक छीन लिया है। क्या वह नहीं जानती कुदरत ने ही उसके साथ खिलवाड़ किया है? तब सच को छिपाने से क्या फायदा? अपने धर्म और परिवार का ख्याल रखना पड़ेगा। आने दो, आज समझाऊंगी मैं उसे, एक विधवा को कैसे रहना है और कैसे जीना है। शाम को प्रिया जैसे ही अपने दफ्तर से लौटकर आई, माँ ने उसे अपने पास बैठा लिया। प्रिया बहुत खुश थी। माँ से उसने कहा कि दफ्तर का माहौल उसके माकूल है। एमडी से लेकर जीएम, अन्य अधिकारी तथा स्टाफ के सभी सदस्यों से उसको आदर मिला। प्रवीण कंपनी में एजीएम के पद पर था। वही जगह प्रिया को भी मिली। दफ्तर में एक एजीएम का एक और पद है, जिस पर फिलहाल मुंबई से सतीश ने ज्वाइन किया है। सतीश और प्रवीण ने एक ही दिन नागपुर में कंपनी में ज्वाइन किया था। सतीश से नागपुर में ही प्रिया की मुलाकात हुई थी। एक बार प्रवीण ने अपने घर उसे खाने पर बुलाया था, फिर उसका ट्रांसफर मुंबई हो गया। आज दफ्तर में उससे भेंट होने पर पुरानी याद ताजा हो गई। उसने प्रवीण की मृत्यु पर काफी अफसोस प्रकट करते हुए कहा, भाभी आप इस दफ्तर में आ गई, अच्छा हुआ। यह सब तो ठीक है बेटी, कंपनी ज्वाइन कर ली, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन तुम इस तरह मत रहो कि लोग तुम पर उंगली उठाएं। तुम्हें रंगीन कपड़े, बिंदी छोड़कर सादे ढंग से जीना है। माँ ने जैसे अपना हुक्म जारी कर दिया। माँ ऐसा ना कहो, मैं एक विधवा की तरह नहीं जी सकती। मेरा दम घुट जाएगा, मेरी पूनू मर जाएगी। मुझे इन खोखले बंधनों से उबरने दो। माँ, मैं अपनी जिंदगी को अपनी बेटी के साथ भरपूर जीना चाहती हूँ। मुझे बल दो माँ कि मैं इन बुरे रीति रिवाजों का खुलकर सामना कर सकूं। प्रिया ने अपना साहस दिखाया। यह कैसे होगा बेटा, मैं मान भी जाऊं, लेकिन तुम्हारे पापा, अपना धर्म, यह समाज हमें सुख चैन से नहीं रहने देगा। उसकी चिंता तुम मत करो माँ, हमें ढंग से जीने का पूरा अधिकार है। जो धर्म हमें अपने पद से डिगा दे, उसे हम नहीं मानते। और यह समाज जो खुद कुरीतियों के दलदल में फंसा हुआ है, उसकी हम क्यों सुनेंगे? हम जैसा करेंगे समाज वैसा ही बनेगा। माँ ने फिर कुछ जवाब नहीं दिया। शायद प्रिया की बातों का उन पर अनुकूल असर हुआ। वे समझने लगी कि जमाना अब बदल गया है। नए विचारों का साथ देने में ही अब भलाई है। वक्त के साथ पुराने पत्ते झड़ते गए और उसकी जगह नए पत्ते मुस्कुराने लगे। प्रिया के भीतर भी नई नई कोपलें उगाई। दफ्तर में प्रिया का मन लगने लगा। वहाँ काम करने वाले सभी कर्मियों से उसकी दोस्ती बढ़ती गई, खासकर सतीश से। एक दिन सतीश को उसने अपने घर बुलाकर माँ से भी मिलाया। माँ ने उत्सुकतावश उससे पूछ ही लिया कि वह कहाँ का रहने वाला है, उसके घर और कौन कौन है तथा वह किस बिरादरी का है। सतीश ने स्पष्ट शब्दों में माँ को समझाया था कि वह रांची के आदिवासी परिवार से है। उसके घर में माता पिता और शादीशुदा 2 बहनें हैं। वैसे हम खाटी हिंदू हैं, लेकिन किसी दकियानुस धर्म या नीति से बंधे नहीं हैं। हमारा परिवार एक उन्मुक्त परिवार है। उसमें दुनिया की सभी जातियाँ और धर्म समाहित हैं। इंसानियत ही हमारी जाति है और वही हमारा धर्म है। बेटा, यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हमारा समाज और धर्म इसकी इजाजत नहीं देते। हम इनसे बंधे हैं, अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। माँ जी, आप लोगों को कुछ नहीं करना, करने वाले तो हम लोग हैं ही। आप बुजुर्ग लोग बस स्वीकारते जाइए।
समाज और धर्म में बदलाव अपने आप आ जाएगा। ठीक है बेटा, माँ जी आपने स्वीकार कर लिया, फिलहाल बस इतना ही काफी है, सतीश बोलकर जैसे निश्चिंत हो गया। एक दिन आखिर सतीश ने प्रिया के सामने शादी का प्रस्ताव रख ही दिया। इस पर प्रिया ने कहा, मेरे साथ मेरी 5 वर्ष की बेटी पूनू भी है सतीश, क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? ऐसा क्यों बोलती हो? पूनू तुम्हारी बेटी है तो वह मेरी बेटी भी है। हमारे लिए एक बच्चा काफी है, अब और की हमें जरूरत नहीं। मुझ जैसी एक बच्ची की माँ और विधवा औरत से तुम शादी के लिए तैयार हो गए सतीश, यह तुम्हारा बड़प्पन है। अरे तुम्हारी तुलना में मेरा बड़प्पन कोई अर्थ नहीं रखता प्रिया। तुम जैसी उच्च खानदान की लड़की एक आदिवासी से संबंध करने को तैयार हो गई, इस पर आज ही नहीं आने वाली पीढ़ी भी नाच करेगी। धर्म, समाज और जातिवाद की कुरीतियों पर जो तुमने कुठाराघात करने का साहस किया है वह प्रशंसनीय है। आखिर दोनों की सहमति मिल गई और एक दिन दफ्तर के सहकर्मियों के साथ दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली। माँ ने जाना तो प्रिया से बस इतना ही कहा कि मैं तो मान गई, लेकिन तुम्हारे पापा बर्दाश्त नहीं करेंगे और धर्म समाज से तुम्हें जिंदगी भर लड़ना पड़ेगा। प्रिया ने माँ को साथ रहने के लिए मना लिया। सोचा माँ साथ रहेंगी तो पापा जरूर आएंगे और किसी भी तरह उन्हें वह मना ही लेगी। यह सोचकर ही प्रिया के भीतर एक खुशी की लहर दौड़ गई। प्रिया ने अपने ऊपर लगने वाले विधवा के ठप्पे का अंत कर दिया। कोई अब उसको विधवा नहीं कह सकता, वह सदा सुहागन रहेगी। अब उसकी और कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।